अरब प्राय द्वीप को अंतरिक्ष से देखें, दूर से यह निर्बाध लगता है। फारस की खाड़ी से लाल सागर तक फैला एक विशाल झुलसा अर्धचंद्राकार रेगिस्तान, एक भूदृश्य, एक कठोर जलवायु, पृथ्वी का एक प्राचीन टुकड़ा जिसके दोनों सिरों पर समान परिणाम मिलने चाहिए। पर पास जाएं, अरब प्राय द्वीप पृथ्वी का सबसे कठोर वातावरण है। अंतहीन रेगिस्तान, भीषण गर्मी, लगभग शून्य जल। तर्क कहता है देशों को जीवित रहने के लिए संघर्ष करना चाहिए, पर कुछ असाधारण हुआ। प्रायद्वीप का हिस्सा अकल्पनीय रूप से अमीर बना। रेत से आधुनिक भवन उठे। जहां पहले केवल चट्टान और धूल थी, वहां पूरे शहर उभरे। एक ऐसा स्थिर विश्वसनीय देश जिसे विश्व शक्तियों ने अपना गुप्त कक्ष, मध्य पूर्व का स्विट्जरलैंड बनाया। पर उसी प्रायद्वीप का दूसरा हिस्सा अराजकता में ढह गया। गृहयुद्ध, आर्थिक पतन, इतना गंभीर मानवीय संकट कि 2026 में 2 करोड़ से अधिक लोगों को जीवित रहने के लिए आपात सहायता चाहिए। वही भूमि, वही शुरुआत, वही रेगिस्तान, वही तेल, वही सब कुछ। फिर भी एक पक्ष स्वर्ग बना, दूसरा नरक। तो अरब प्रायद्वीप को 2 भिन्न नियतियों में किसने बांटा? संख्याओं से शुरू करें, क्योंकि संख्याएं वास्तव में चौंकाने वाली हैं। मानव विकास सूचकांक आय, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा को एक अंक में मापता है। ओमान का स्कोर विश्व के शीर्ष 60 देशों में रोमानिया या हंगरी के बराबर रखता है। यमन का स्कोर पूरे ग्रह पर 10वां सबसे निचला है। इससे बदतर देश खोजने के लिए उप सहारा अफ्रीका जाना पड़ता है, और तब भी अधिकांश बेहतर कर रहे हैं। जीडीपी अंतर भी उतना ही चौंकाने वाला है। 2025 में ओमान की प्रति व्यक्ति जीडीपी लगभग $19,000 थी, यमन की 415। यह टाइपो नहीं है। ओमान प्रति व्यक्ति अपने पड़ोसी से लगभग 46 गुना अधिक कमाता है, जबकि दोनों देश तुलनीय तेल और गैस भंडार पर बैठे हैं। आज यमन में 83% आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहती है। 2025 में 19.5 मिलियन लोगों को जीवित रहने के लिए मानवीय सहायता चाहिए। 50 लाख से अधिक अकाल के कगार पर हैं। फिर भी यमन ओमान सीमा पार करना उन सबसे अधिक चरम है। पर कैसे? क्यों? उत्तर कहीं से शुरू होता है जहां अधिकांश लोग अपेक्षा नहीं करते, दोनों देशों की समानता से। अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी किनारे का मानचित्र खोलें। पहली चीज जो दिखती है समरूपता है। ओमान और यमन इस क्षेत्र को लगभग समान रूप से बांटते हैं। ओमान इटली जितना बड़ा है, यमन फ्रांस जितना। दोनों देशों में कोई स्थायी नदी नहीं। दोनों मौसमी धाराओं, जिन्हें वादियां कहते हैं, पर निर्भर हैं, जो मानसून में जागती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। दोनों अरब प्रायद्वीप के सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों पर बैठे हैं। दोनों के पास तुलनीय सिद्ध तेल गैस भंडार हैं। दोनों जातीय अरबों द्वारा आबाद हैं, जो एक भाषा और व्यापक रूप से एक इस्लामी आस्था साझा करते हैं। दोनों विश्व के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों के गले पर बैठे हैं। ओमान हॉर्मुज जलडमरू मध्य की रक्षा करता है, जिससे प्रतिदिन विश्व का 5वां तेल गुजरता है। यमन बाब अल मंदब के दृष्टिकोण को नियंत्रित करता है, लाल सागर को हिंद महासागर से जोड़ने वाला संकरा बिंदु, जिससे यूरोप और एशिया के बीच अधिकांश जहाज गुजरते हैं। कागज पर दोनों देशों के पास भारी भू राजनीतिक लाभ है। वे 294 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। वे निकट संबंधी अरबी बोलते हैं। वे 1000 वर्ष से अधिक मुस्लिम समाज रहे हैं। यदि आप यह डेटा 1950 के अर्थशास्त्री को देते और पूछते कौन सा देश फलेगा, वे एक को चुनने में संघर्ष करते, तो क्या हुआ? उत्तर सूक्ष्म से शुरू होता है। छोटे लेकिन निर्णायक भौगोलिक अंतर, जो 2 भिन्न राष्ट्रीय चरित्रों को आकार देते हैं। यमन की भूगोल उत्तर पश्चिम में विशाल सरात पर्वत श्रृंखला से प्रभावित है। ये केवल पहाड़ नहीं, ये उपजाऊ उच्च भूमियां हैं जो महत्वपूर्ण वर्षा प्राप्त करती हैं। अरब प्रायद्वीप में सबसे अधिक कृषि उत्पादक भूमि। हजारों वर्षों से सघन सभ्यताएं यहां विकसित हुईं। उस कृषि प्रचुरता का अर्थ था यमन के पास हमेशा बड़ी आबादी और कहीं अधिक जटिल राजनीति, शक्तिशाली कबायली नेटवर्क, पर्वतीय गढ़, दर्जनों प्रतिस्पर्धी शक्ति केंद्र, प्रत्येक बाहरी नियंत्रण का विरोध करने में सक्षम। भूगोल ने यमन को लोग और भोजन दिए, पर साथ ही हजारों वीटो बिंदु भी दिए। ओमान की भूगोल अलग तरीके से काम करती है। इसके उत्तरी पहाड़ एक संकरी तटीय मैदान को विशाल आंतरिक क्षेत्र से अलग करते हैं, और वह तटीय मैदान अरब सागर से सटा हुआ पूरी तरह भिन्न प्रकार के समाज का पालना बना। बाहर की ओर देखने वाला, व्यापार उन्मुख, महानगरीय,
जबकि आंतरिक भाग अधिक अंतर्मुखी और रूढ़िवादी रहा। मुस्कट का बंदरगाह शहर हिंद महासागर वाणिज्य का केंद्र बना। पूर्वी अफ्रीका भारत और व्यापक विश्व से जुड़ा वह अभिविन्यास बहुत मायने रखता था। ओमान की आबादी सहज रूप से समुद्र की ओर देखती थी, यमन की सहज रूप से उच्च भूमि की ओर। एक धार्मिक आयाम भी है जिसने जो कुछ भी हुआ उसे चुपचाप आकार दिया। यमन के उत्तर पश्चिमी पहाड़ों में एक अलग शिया मुस्लिम आंदोलन जायदिया सदियों में विकसित हुआ, एक गहरी जड़ वाली धर्मतंत्रीय पहचान बनाते हुए। ओमान के तटीय क्षेत्र में इस्लाम की पूरी तरह अलग शाखा इबादिया ने जड़ पकड़ी, एक आस्था जो धार्मिक सहिष्णुता, आधुनिकीकरण और आउटसाइडर्स के साथ व्यावहारिक सह अस्तित्व पर जोर देने के लिए जानी जाती है। अब ये केवल धार्मिक अंतर नहीं थे, वे सभ्यतागत स्वभाव थे, पर भूगोल ने अकेले कहानी तय नहीं की। भूगोल ने मंच तैयार किया। जो आगे हुआ वह इतिहास पर निर्भर था, और इतिहास, पता चला, प्रायद्वीप के एक पक्ष के प्रति कहीं अधिक क्रूर था। ओमान की राजनीतिक कहानी अरब जगत की सबसे पुरानी और सबसे सुसंगत कहानियों में से एक है। जब 16वीं शताब्दी के आरंभ में पुर्तगालियों ने मुस्कट पर कब्जा किया, उन्होंने रहने की अपेक्षा की, उन्होंने नहीं किया। 1650 में ओमानी सेनाओं ने उन्हें निष्कासित किया और ओमान की सल्तनत घोषित की, अरब जगत का सबसे पुराना निरंतर स्वतंत्र राज्य बनाते हुए। वहां से ओमान ने बाहर विस्तार किया, एक समुद्री साम्राज्य बनाया जो अपने चरम पर पूर्वी अफ्रीका से भारतीय उपमहाद्वीप तक व्यापार मार्गों को नियंत्रित करता था। जब ब्रिटिश बाद में प्रभावशाली बने, सल्तनत ने अपनी आंतरिक राजनीतिक स्वायत्तता बनाए रखी और शासक वंश ने संस्थागत निरंतरता बनाए रखी। एक देश, एक वंश, सदियों का संचित कूटनीतिक अनुभव। यमन ने कुछ पूरी तरह भिन्न विरासत में पाया, एक खंडित मानचित्र। ऑटोमन साम्राज्य ने उत्तर को 400 वर्षों तक रुक रुक कर नियंत्रित किया। ब्रिटिशों ने दक्षिण को उपनिवेश बनाया, रणनीतिक बंदरगाह अदन पर केंद्रित, जिसे उन्होंने एक शताब्दी से अधिक रखा। जब दोनों शक्तियां 20वीं शताब्दी में हटीं, उन्होंने दो अलग राज्य, दो अलग सेनाएं, दो अलग नौकरशाहियां, यमन क्या होना चाहिए इसकी दो अलग कहानियां छोड़ दी। उत्तर एक जायदिया धर्मतंत्रीय राजतंत्र बना। फिर 1962 के खूनी तख्ता पलट के बाद मिस्र समर्थित गणराज्य दक्षिण अरब जगत का एकमात्र खुला मार्क्सवादी राज्य बना, सोवियत संघ द्वारा समर्थित। दो यमन, दो शीत युद्ध प्रतिनिधि, दो सरकारें जो एक दूसरे से लड़ती रहीं जबकि वे एक ही लोगों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती थीं। 1990 में एकीकरण से सब कुछ ठीक होने की अपेक्षा थी, पर ऐसा नहीं हुआ। आप केवल हस्ताक्षर से दशकों का विभाजन मिटा नहीं सकते। पृथक्करण की संस्थाएं गायब नहीं हुईं, वे केवल एकल राज्य के अंदर चली गईं और भीतर से इसे नष्ट करना शुरू कर दिया। 1970 तक अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक ओमान और यमन दोनों को मध्यकालीन पिछड़े क्षेत्र मानते थे। जब ओमान के नए शासक ने उस वर्ष सत्ता संभाली, पूरे देश में केवल 3 स्कूल, एक अस्पताल और लगभग 10 किलोमीटर पक्की सड़क थी। राष्ट्रीय खजाना महल में लकड़ी के संदूक में रखा जाता था। यमन इस बीच 8 वर्ष के गृह युद्ध से अभी उभरा था, जिसने 2 लाख तक लोगों की जान ली और पहले से ही पुरानी दरारों के साथ नए संघर्षों में टूट रहा था। दोनों देश चट्टान के नीचे थे, दोनों के पास तेल था, दोनों के पास रणनीतिक भूगोल था। उस बिंदु से आगे उन्हें अलग करने वाले 2 व्यक्ति और सत्ता के मौलिक भिन्न दृष्टिकोण थे जो वे लेकर आए। जुलाई 1970 में ब्रिटिश सरकार के शांत समर्थन से एक युवा ओमानी काबूस बिन सईद ने सलाला में महल तख्ता पलट में अपने पिता को उखाड़ फेंका। बड़े सुल्तान, एक व्यक्ति जिसने धूप का चश्मा प्रतिबंधित किया, फुटबॉल मना किया और खजाना संदूक में रखा, लंदन के लिए विमान में डाल दिया गया और शेष वर्ष डोरचेस्टर होटल में बिताए। काबूस ने सिंहासन संभाला और तुरंत एक रेडियो संबोधन दिया जो उनके युग का परिभाषित वक्तव्य बना। मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा, उन्होंने कहा, पेड़ों की छाया में भी। यह खाली वादा नहीं था। 15 वर्षों के भीतर ओमान में 500 से अधिक स्कूल, 100 चिकित्सा सुविधाएं और 3000 किलोमीटर से अधिक नई पक्की सड़कें थीं। दास्ता समाप्त की गई, महिलाओं को मताधिकार दिया गया, तेल संपत्ति को आबादी में पुनर्निवेशित किया गया, महल में नहीं, अब तटीय खातों में नहीं, बल्कि बुनियादी ढांचे में जो उन समुदायों तक पहुंचा जिन्होंने राज्य को पहले कभी उपस्थित नहीं देखा था। संयुक्त राष्ट्र ने बाद में पुष्टि की कि कई ने संदेह किया था।
काबूस के सिंहासनारोहण के बाद 40 वर्षों में ओमान ने पृथ्वी के किसी भी देश की तुलना में मानव विकास में सबसे बड़ा सुधार दर्ज किया। उसने चीन को हराया, सिंगापुर को हराया, 20वीं शताब्दी की हर अन्य विकास कहानी को हराया। काबूस लोकतंत्रवादी नहीं थे। उन्होंने पूर्ण राजा के रूप में शासन किया और कोई राजनीतिक विरोध बर्दाश्त नहीं किया, पर उनका अधिनायकवाद विकासात्मक था। उन्होंने संस्थाओं से खुद को बचाने के बजाय उन्हें बनाने के लिए शक्ति का उपयोग किया। काबूस के ओमान में सत्ता संभालने के 8 वर्ष बाद उत्तर यमन में एक सैन्य अधिकारी अली अब्दुल्ला सालेह सत्ता में आया, और यहां आपको समझना होगा कि एक व्यक्ति का दृष्टिकोण कितना भिन्न हो सकता है। सालेह ने अपनी राजनीतिक रणनीति को सांपों के सिर पर नाचना बताया। उन्होंने कबीलों को कबीलों के खिलाफ, अधिकारियों को अधिकारियों के खिलाफ, इस्लामवादियों को वामपंथियों के खिलाफ और केंद्र को हर परिधि के खिलाफ खेला।